अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अली एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। एंड ओहम्स लॉ की जब हम बात करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसमें जो भी रेलेवेंट एमसीक्यूज़ आ रहे हैं उनको हम क्लियर करेंगे। फर्दर इस ओहम्स लॉ के बाद जैसे कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे, उनके ग्राफ को डिटेल में देखेंगे और फिर वो मटेरियल्स जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनका भी ग्राफ हम एंड पे देखेंगे और एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी, सबसे पहले जर्मन फिजिस्ट हैं जॉर्ज साइमन ओहम, जिन्होंने ये ओहम्स लॉ दिया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ओहम्स लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमें एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये तो पता है कि जब भी हम किसी बैटरी को किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर के एंड्स के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इसी पोटेंशियल के डिफरेंस क्रिएट होने के बाद उस कंडक्टर के अंदर से करंट पास करने लगता है। मगर द प्रॉब्लम इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पोटेंशियल के डिफरेंस के ऊपर कितनी वैल्यू का करंट पास करेगा, और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ओहम्स ने ये लॉ दिया। अब जब हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो द स्टेटमेंट ये है कि करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the physical state such as temperature of the conductor remains constant. That means कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमें constant ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले ली कि जो कंडक्टर की फिज़िकल स्टेट है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब अगर उसको चेंज नहीं कर सकते तो जितना पोटेंशियल हम प्रोवाइड करेंगे उससे रेलेवेंट हमारे पास एक करंट की वैल्यू आ जाएगी। मगर देखना ये है कि जब हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप ये कभी नहीं कह सकते कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। का मतलब ये होगा कि जितना ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम ये तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल के प्रोवाइड करने की वजह से करंट फ्लो हुआ। दैट मीन्स पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसके बाद जब हम इसी इक्वेशन को, इस प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी का सिंबल लेंगे और साथ में एक कांस्टेंट आएगा विच इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर। आफ्टर दैट इसी इक्वेशन को हमारी बुक लिखती है v इज़ इक्वल्स टू आई आर। नाउ व्हाट इज़ आर? आर इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें सो आई को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर दीजिए, आर इज़ इक्वल्स टू वी ओवर आई। अब ये जो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ चुका है रेजिस्टेंस के नाम से, हमें ये देखना है कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ द डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो ये है कि ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कंडक्टर की नेचर क्या है? बिकॉज डिफरेंट मटेरियल से बने हुए कंडक्टर्स की नेचर डिफरेंट होगी। नंबर टू, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं जिसकी लेंथ कम है और देन हम एक दूसरा कंडक्टर एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, हमने मटेरियल सेम रखा बट उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया जैसे कि 10। सो अगर 5 मीटर वाला कंडक्टर जिसको हमने फर्स्ट कंडक्टर बोला एंड देन 10 मीटर्स लेंथ वाला कंडक्टर जिसको हमने 10 मीटर बोला, दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। एंड द थर्ड जिसके ऊपर डिपेंडेंस डिपेंड करती है वो है फिजिकल स्टेट, और हम ऑलरेडी इस डेफिनेशन के अंदर बाउंड कर चुके हैं कि फिजिकल स्टेट को हम चेंज नहीं करेंगे। बिकॉज अगर हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर देते हैं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ डिफर कर जाएंगी, नंबर वन। नंबर टू, ये जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन एंड डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये दोनों एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। बहरहाल रेजिस्टेंस, द मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स due to their continuous bumping. Now what is bumping? Bumping means collision. So continuous bumping, continuous collision of electrons with the atoms of the lattice की वजह से हमारे पास जो करंट पास करते हुए या पासिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑपोजिशन दी जाती है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लोइंग करंट, बिकॉज करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो कर रहा है। आफ्टर दैट हमारे पास है यूनिट एंड सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस।
एज यू कैन सी यूनिट हमारे पास है ओहम्स एंड सिंबल आपके पास यहाँ पर शो कर दिया गया। एक फर्दर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, डिफाइन 1 ohms। नाउ व्हाट इज 1 ohm रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 ohm इफ अ करंट ऑफ 1 amperes flows through a conductor when the potential difference of 1 volt is applied across its ends। इसका मतलब हमने ओहम की डेफिनेशन जो बनाई है एक्चुअली वो इसी फॉर्मूला से हमने बना ली। एज यू कैन सी कि रेजिस्टेंस उस वक्त 1 ohm होगी जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस सेट कर दें जिसकी वजह से उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पेयर्स का करंट पास करना शुरू हो जाए। सो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल हैं। फर्स्ट वन इज़ ओहमिक मटेरियल एंड द सेकंड वन इज़ नॉन ओहमिक मटेरियल। ओहमिक मटेरियल कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जिनसे बने हुए कंडक्टर्स ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। अब ओहम्स लॉ को ओबे करने का मतलब यह है कि वो जो एक स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी हमने ड्रॉ की थी, ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी अचीव होनी चाहिए। सो इसीलिए हम इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे, एज यू कैन सी द कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली ओबेज ओहम्स लॉज। ओहम्स लॉ का मतलब द ग्राफ ऑफ इट्स v वर्सेस i इज एग्जैक्टली अ स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम पोटेंशियल को ड्रॉ करें और उससे रेलेवेंट गुजरने वाला जो करंट है उसको वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करें तो हमारे पास इन दोनों के मुताबिक एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि रेजिस्टेंस को शो करती है। और ये स्ट्रेट लाइन इसलिए है बिकॉज स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सेकेंड टाइप जो हमारे पास है वो है नॉन ओहमिक मटेरियल। नॉन ओहमिक की मटेरियल की डेफिनेशन को आप ओहमिक मटेरियल की डेफिनेशन से ही कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, इट इम्प्लॉयज दैट द ग्राफ ऑफ इट्स v वर्सेस i इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ एंड इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। और नॉन ओहमिक मटेरियल के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन के तौर पे हमारे पास 2 तरह के मटेरियल्स को लिया जा सकता है और इसीलिए हमारे पास 2 ग्राफ नज़र आ रहे हैं। पहला जो ग्राफ है वो है फिलामेंट लैम्प का। फिलामेंट लैम्प के केस में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी नज़र नहीं आ रही आपको। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है ये एक्चुअली इनिशियल स्टेज के ऊपर तो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी को होल्ड करेगा, मगर जैसे ही इसके अंदर पोटेंशियल फर्दर प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी वजह से करंट मज़ीद गुजरेगा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज करेगा। जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज करेगा तो उस टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो ये जो कर्व बन रही है जो कि ग्रीन से शो की गई है, ये एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू वाई एक्सिस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके बाद उसमें से गुजरने वाला करंट मज़ीद नहीं बढ़ सकेगा, बल्कि वो करंट एज़ यू कैन सी कि आपको एक कांस्टेंट पोजीशन की तरफ जाता हुआ, कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो सेकंड हमने एग्जांपल लिया नॉन ओहमिक मटेरियल के केस में वो है सेमीकंडक्टर डायोड की। सेमीकंडक्टर डायोड के केस में तो स्टार्ट के अंदर भी स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड नहीं करती, बल्कि जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी सेमीकंडक्टर डायोड के एंड्स के ऊपर, तो उसकी वजह से जो करंट है वो इंक्रीज़ तो करता है बट लीनियरली इंक्रीज़ नहीं करता। सो ये हमारा आज का टॉपिक था ओहम्स लॉ के नाम से, जिसको अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो लास्ट पोर्शन हमने अभी कवर किया टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे सेपरेटली पेपर में पूछा जा सकता है। थैंक यू।